क्या बताना चाह रहा है ना। ये सेंटेंस समझो आप कि उसी टाइम पे जो भाग्य है वो मैडम के पास एकदम दौड़ती हुई आई और उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। क्या कि मुझे कोई एक दूसरी जगह पर भी काम मिला है ना। तो वहां की लेडी मुझे क्या बोल रही है कि ऐसा अगर तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं तुम्हें पर मंथ 100 रुपीज दूंगी। देखिए ये बहुत पहले की बात है, डेट मींस 100 रुपीज बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, तो 1 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी। स्टिल तो ये तो फिर भी 100 रुपीज है। तो यही चीज सोची पहले भाग्य ने। एट द एंड कंक्लूजन कहां पर पहुंचा? भाग्य ने चीज यही सोची कि अगर मैं एक जगह काम कर रही हूँ साथ ही साथ अगर मैं दूसरी जगह भी काम करूंगी तो मे बी मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊं। बराबर यही चीज उन्होंने आगे मैडम को बताई that I know that I cannot take more work if I want to study in the afternoon. Clear? Afternoon that means उनका टाइम क्या था? 2 से 3 बजे के आसपास का टाइम था पढ़ने का। तो वही चीज बता रहे कि अगर मैंने ज्यादा काम ले लिया तो मे भी मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने आपसे ये डिसाइड किया है कि जहां पर मुझे काम का ऑफर था अब उस जगह पे जो लक्ष्मी नाम का कैरेक्टर यहाँ बता रहे है ना, तो उस जगह पर मैं लक्ष्मी को बोलूंगी भाई यहाँ पे तू चली जा और मैं इस काम से फ्री हो जाऊंगी। That I was stunned. Then Bhagya had made a deliberate choice, giving 100 rupees every month in order to study. What was even more remarkable was the matter of fact why she saved it. ठीक है, रीजन क्या था क्यों उसने एक ऐसी जॉब छोड़ दी जहां पर उसे जरूरत भी थी, लेकिन स्टिल ये कारण क्या था? To her the issue seemed critically clear. There was a way in her voice when she mentioned the grand sum of ₹100 or Vanda as she called it in Telugu, but there was no trace or regret in either their face or voice for having given it up. बराबर? चलो ना ये वही चीज है जिसे हमने डीप में स्टडी किया है। क्लियर? आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे 17.1। इफ अगर आपको इसी को वापस से रिकॉल करना हो तो सेम हमारे जो 3 पार्ट में स्टोरी डिवाइड की गई है। ये फर्स्ट पार्ट है ना, जिसके अंदर जो जर्नलिस्ट है मदर टेरेसा से जितनी बात की गई वो सारी चीज के अंदर शॉर्ट समरी में बता दी गई है। सेम इफ अगर आपको हो तो आप लोग सब ये रीड जरूर करना कि किस तरीके से एक बड़े पैराग्राफ को आप एक शॉर्ट कंटेंट में बताओगे। बट याद रखिए कि मीनिंग पूरा फुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कोई सेंटेंस छोड़ रहे, सारी चीजें लिखनी है। कुछ इसी तरीके का आपको अपने एग्जाम में भी जरूर देखने को मिलेगा। बराबर, शॉर्ट पैराग्राफ और समरी राइटिंग आपको आएगी और अदरवाइज वी कैन से एज अ नोट भी आपको प्रिपेयर करनी होगी कि आपको एक शॉर्ट कोई पैरा दिया है या स्टैंजा दिया हो, आपको उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। तो कुछ इस तरीके से रीड करो ताकि आपको और माइंड में क्रिएट हो कि यार कौन से ऐसे पॉइंट है या कौन से ऐसे लाइन है या ऐसे कौन से मैं वर्ब यूज करूं, एडवर्ब यूज करूं जिससे उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाया जाए और प्रॉपर तरीके से वो फ्रेम हो। ठीक है, तो जरूर रीड करना। इससे 2 फायदे हैं, साथ ही साथ आप समरी किस तरीके से लिखी जाती है वो भी आएगा एंड चैप्टर और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। मे भी अगर कहीं नहीं समझ में आया हो तो यहां से इजीली समझ में आ जाएगा। चलो आ जाता है एक्सरसाइज पे 17.1। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड मदर टेरेसा टेक केयर ऑफ एंड व्हाई? 2 क्वेश्चन पूछे गए। देन मदर टेरेसा टुक केयर ऑफ द ओल्ड एंड द सिक। सिक मींस जो बीमार है, who are unwanted and abandoned by their relatives. Unwanted means उनको नहीं चाहिए और abandoned का मतलब क्या है? बोलते ना ये चाहिए ही नहीं हमें। Avoid that means नहीं चाहिए। बराबर, abandoned का मतलब भी यही होता है। तो मैं मदर टेरेसा उन लोगों को अपने पास रखती थी, बोलते ना जिसका कोई नहीं तो उसका मदर टेरेसा है। उस टाइम मतलब इस तरीके से बात करते थे। देखिए आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर कोई अपने लिए जीता है लेकिन ये है कि जो दूसरों के लिए जी रहे हैं, है ना। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। चलो नेक्स्ट, हाउ डिड मदर टेरेसा फोर्स द हॉस्पिटल टू टेक इन द सिक वुमन?
मदर टेरेसा refused to move away from the hospital until they admitted the sick woman. बराबर, मदर टेरेसा ने किस तरीके से एक बीमार औरत को कैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो यही आपको बताया गया कि वो तब तक उस जगह से नहीं हटे जब तक वहां के हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं कर दिया। बराबर, आज के तारीख में अगर कोई करे तो मैं भी हर कोई बोले गांधीगिरी है, ठीक है। चलिए, देन थर्ड वन, वेयर डिड मदर टेरेसा सेट अप द फर्स्ट होम फॉर द सिक एंड द डाइंग पीपल, कहां पर किया था उन्होंने, तो यहां पर आप डेट भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सी डेट को मदर टेरेसा सेट अप हर फर्स्ट होम फॉर द सिक एंड द डाइंग इन ए धर्मशाला नियर द काली टेंपल, कौन से ईयर में उन्होंने किया था वो भी आप यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। हम हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन पे दिया था, क्लियर, तो वो चीज आप यहां पे लिख लेना। हाउ डिड शी सेटल देयर पेशेंट्स व्हेन दे आर क्रूड, that Mother Teresa found work for those who could work, she tried to send others to their home. बराबर, तो कितने लोग होते हैं कि नहीं नहीं हमें ये चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, निकाल देते घर से, तो वैसे ही टाइम पे मदर टेरेसा क्या करे कि ऐसे कितने ही लोगों को बोलते थे कि एक काम करो, इनके घर पे जाके आप बात तो करो एटलीस्ट कि क्यों इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें ये इंसान नहीं चाहिए, क्यों उससे इतनी नफरत हो गई या उसकी कोई पड़ी नहीं है। बराबर, तो वही चीज बताते थे। देन टेक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, एक आपको स्टेटमेंट दिया है जो हमारे जर्नलिस्ट ने इंटरव्यूड मदर टेरेसा टू नो अबाउट हर वर्क एंड अचीवमेंट और टू नो हर ओपिनियंस और टू टेस्ट हर नॉलेज फॉर अ जॉब। इन तीन में से कौन सा सुटेबल ऑप्शन था, दैट इट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। इंडिविजुअल रिस्पांस के थ्रू बताया गया ये, बराबर, कैसा है इंडिविजुअल रिस्पांस, बट स्टिल टेरेसा टू नो अबाउट हर वर्क एंड देयर अचीवमेंट्स, क्लियर, फर्स्ट सेंटेंस वाला आएगा राइट। देन think of a sick, unhappy or helpless person in your family or we can say as a neighborhood who has responded well to love and care, what change you have noticed in this person, बराबर, आपको अपने ओन वर्ड्स में से लिख लेना है कि कौन सी चीजें हैं, क्लियर। देन सेकंड पार्ट, दैट मींस हमारी सेकंड स्टोरी जो है जानकी अय्यर के बारे में बताया गया था जो एज अ प्रोफेशनल टीचर थी, क्लियर, तो उनके रिगार्डिंग है ये, इसे एक बार रीड आउट कर लीजिए बिल्कुल, है ना। नाउ डू यू नो, इट्स वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज और वी कैन से एज अ जनरल नॉलेज, इसे देख लो एक बार। आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे 17.2 पार्ट 2 से रिलेटेड है, ऐसा हमने सेक्शन 2 देखा था सेम, अब उसी के हम एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। Who set up आनंदी भारती स्कूल एंड फॉर whom, है ना। आनंदी भारती स्कूल किसने सेटअप की थी और किस लिए, क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है a 70-year-old woman called Janki Iyer set up Anandi Bharati School for girls who worked as domestic helper. स्पेशली जानकी अय्यर ने ये स्कूल किन के लिए बनाई थी, ये उन लड़कियों के लिए स्कूल बनाई गई थी ताकि वो यहाँ पर आके पढ़ सके, क्योंकि ज्यादातर देखिए कहीं पर भी ज्यादातर लड़कियों का काम वो घर के कुछ कामों में ही चला जाता था, तो वो स्पेसिफिक अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते थे। इसीलिए जानकी अय्यर ने आनंदी भारती स्कूल स्पेशली किसके लिए, गर्ल्स के लिए चालू करी थी। देन Anandi Bharati is a non-formal school, but the author says this is a non-formal educational center. Why does the author say that? क्यों author ने ऐसा बोला? This is no non-formal educational center. इस तरीके से जो हमारे author है उन्होंने यहाँ पर क्यों बोला गया है, चलिए। Anandi Bharati is a non-formal school. It is not a formal and recognized educational institution. When the author says This is a non-formal educational center, he means, क्या मतलब क्या था इसका, that the Anandi Bharati is a very serious about education, just like a formal school, बराबर। formal school means जहाँ पर आपकी हर चीज
टाइम टू टाइम एंड सीक्वेंस वाइज होती है। क्लियर? इसीलिए मतलब वो अपनी सारी स्कूल भी कैसे सेम वैसे ही चला रहे हैं। The teachers and the students work very hard to achieve their educational goal. Same जैसा यहाँ पर क्या है, टीचर्स भी उतना ही एफर्ट लगाते हैं, स्कूल के साथ में जितने भी एम्प्लॉय है वो उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी एक स्टूडेंट करता है। सेम जैसे NIOS आपके लिए मदद कर रहा है, साथ ही में जितनी हेल्प हमारी तरफ से हो रही है उतनी ही हेल्प आपकी तरफ से भी मिलेगी। तो मे बी यू गेट दी सक्सेस, एंड आई डोंट थिंक सो वी विल गेट दी सक्सेस। Then the school has flexible method and the timing like non-formal institution। यहाँ पे flexible method and timing इसलिए कहा गया है, देखिए क्योंकि ये कोई फॉर्मल स्कूल तो है नहीं कि जहाँ पर प्रॉपर एक स्कूल के हिसाब से वहाँ बना हुआ है, सारे टाइम शेड्यूल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने घरेलू काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो मे बी इनको उस चीज से स्पेसिफिक टाइम निकाल के यहाँ पर आना होगा, बराबर। तो इसलिए जो टाइमिंग है वो क्या होता है, मे बी चेंज होता रहता है, कभी सुबह का टाइम हो गया, शाम का, वो टाइम चेंज होता है, इसलिए फ्लेक्सिबल वर्ड यहाँ पे यूज किया है। बट इट इज सीरियस अबाउट स्टडीज एज अ फॉर्मल स्कूल। क्लियर? इसलिए ऑथर ने क्या बोला, दिस इज नो नॉन फॉर्मल एजुकेशनल सेंटर। फॉर्मल मींस एकदम प्रॉपर चले, लेकिन ऑथर क्या बोल रहे कि नहीं, ये उन नॉन फॉर्मल स्कूल में वालों जैसा नहीं है। इन शॉर्ट घुमा फिरा के वो फॉर्मल ही बोल रहे है ना। देखिए दो नेगेटिव आ रहे, दैट मींस वो पॉजिटिव क्रिएट करता है। नो नेगेटिव वर्ड है, बट इफ देयर इज अ नॉन फॉर्मल, वो भी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑथर भी इन शॉर्ट यही चीज घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि हाँ, आप जो स्कूल चला रहे हो वो भी वन काइंड ऑफ कैसा है, फॉर्मल के तरह ही चल रहा है, बराबर। देखिए सेंटेंस कुछ इसी तरीके से फ्रेम होगा ना, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, बराबर। देन थर्ड वन इज डिस्क्राइब जानकी अय्यर इन 60 to 80 वर्ड्स। जानकी अय्यर के बारे में यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्राइब करना है ना। जो जो चीज हमने जानकी अय्यर के बारे में पढ़ी वही आपको सारी चीजें बतानी है यहाँ पे। लाइक जानकी अय्यर इज a 70-year-old soft-spoken and gentle woman who takes care of the needs of others, बराबर। She takes our Bhagya's responsibility of looking after her little sister so that Bhagya can study। सीधी सी बात है, उनके बारे में बताया गया था, 70-year-old woman है जो एकदम सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल वुमन। जेंटल यहाँ पर किस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है, बोलते हैं ना एक इंसानियत के नाते बहुत अच्छा इंसान है ना, सेम, इसलिए जेंटल वुमन बात की गई है, जो अपना तो ध्यान रखते ही है, साथ ही साथ दूसरों का भी ध्यान बहुत रखती है मैडम। देन उन्होंने किस बच्चे की रिस्पांसिबिलिटी ली थी, भाग्य नाम का यह कैरेक्टर है जिनकी उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ली थी ऑफ लुकिंग आफ्टर हर लिटिल सिस्टर सो दैट भाग्य कैन स्टडी, बराबर। भाग्य की जो छोटी बहन है उसकी जिम्मेदारी किसने ली, जानकी मैडम ने, है ना। तभी जाके, क्योंकि वो अगर अपनी बहन पे ही ज्यादा फोकस करेगी, ध्यान रखेगी, तो खुद की पढ़ाई कब कर पाएगी, बराबर। जानकी अय्यर इज अ वेरी सीरियस अबाउट एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड कैनॉट टॉलरेट केयरलेसनेस अबाउट स्टडीज। सेम हमारे पेरेंट्स भी यही चीज बोलते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पढ़ाई में अगर आप केयरलेस कर दो, सीधी सी बात है, आपको एक अच्छी पोस्ट पे देखना चाहता है हर कोई, बराबर। सेम यहाँ पर आपके पेरेंट्स बोलो, आपके कलीग्स बोलो, यहाँ से इंस्टीट्यूशन से भी हर कोई यही सोचता है कि यहाँ से पढ़ के निकलने वाला बच्चा आगे एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करे। सेम यही चीज बता रहे कि वो पढ़ाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे। She loves Bhagya and helps her, but also scold her when she comes late to the class। मतलब बोलते हैं ना, लाड़ की जगह लाड़, प्यार की जगह प्यार, बट इफ अगर कहीं गलती हो तो उस गलती पे डांटना भी उतना ही जरूरी है। सेम यही सारी चीजें जानकी मैडम करते थे। She is very good manager and also very good at building huge social support for her school। Clear? Then and the fourth one is who are the people who help Janki Iyer in her work। कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने जानकी मैडम को हेल्प करी उनके काम में। Young professionals like Janki Iyer to run the school is a computer professional help with the school accounts,
A linguistic professor teaches Hindi, another professor teaches English and another one teach music. ये सारे ऐसे प्रोफेसर थे जो कैसे जानकी मैडम की हेल्प कर रहे थे. सेम वन काइंड ऑफ चैरिटी बोल सकते हो यहाँ पे, या सोशल वर्क बोल सकते हो. तो ये जानकी मैडम ने जो ड्रीम देखा था कि हाँ बच्चों को हम कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे, बराबर. तो ये कुछ लोग हैं जो इनका एक हिस्सा थे, है ना. Then there are also some teachers from this privileged class who work at the school. सेम इसी में से कुछ उनके गांव के ही, प्रिविलेज की बात की, डेट मींस उनके आसपास के उनके ही गांव में से कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो सेम जानकी मैडम की इन्हीं बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करते थे. Then choose the correct option to complete the following statement. A first generation learner is a person who goes to school for the first time, or who is the first in the family to go to the school, or who learns about the first generation. क्या आएगा? The first generation learner is one who is the first in the family to receive the education. First generation learner कौन हुआ? जो पहली बार अपने क्या बोलता है अपने परिवार में से पहली बार पढ़ाई करने के लिए गया. वो ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर हुआ. सीधी सी बात है. Then a well-ordered mind means a mind that is in order, or a balanced mind, or we can say as a fit mind. कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? A well-ordered mind is a balanced mind. बोलते ना दिमागी संतुलन सही होना चाहिए तभी आप कोई चीज कर पाओगे. अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो मे बी अगर आपको कोई चीज आती होगी ना तो भी नहीं कर पाओगे, है ना. इसलिए बोलते हैं दिमाग शांत रख के काम करना चाहिए और स्टेबल रहना चाहिए. चलो then sixth, say whether the following are true or false. आनंद भारती is located in a house called निदा. क्या बात है ना. वहां पर थे क्या? No, it's a false. Then आनंद भारती does not prepare girls for the public exam. False. क्या ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं. उल्टा वो तो लड़कियों को ही गवर्नमेंट पब्लिक एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करते थे, साथ ही साथ उन्हें हायर स्टडीज के लिए भी प्रिपेयर करते थे, है ना. Then at Anandi Bharati, children are transformed into confident individuals. Correct? क्या आएगा? True. Many profession teaches at school. Correct? देखे थे हमने सारे जानकी अय्यर की कौन कौन मदद कर रहे थे. The school has a combination of highly educated teachers and teachers from the underprivileged classes. True. जानकी अय्यर has handled all the problem alone. False. क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो डाउट उनने स्टार्टअप खुद ने किया था, बट इस जगह पर कितने ही उनके ऐसे फ्रेंड्स थे. बताया था ना हमने लास्ट स्टैंजा की लाइन में लिखा था कि उनके ऐसे कितने ही फ्रेंड थे जिन्होंने इसी टाइम पे उनकी मदद की थी. मदद किस तरीके से कि कुछ बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं बट इनसफिशिएंट ऑफ अमाउंट के कारण या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे, तो उन्हीं के फ्रेंड क्या करते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग थोड़ा फाइनेंस देते थे ताकि वो बच्चा आगे पढ़ सके और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके. करेक्ट. चलिए ना अगेन ये आपका थर्ड पार्ट है. ठीक है. आनंदी भारती के रिगार्डिंग इसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियरली बता दी गई है. ठीक है. Then exercise 17.3 who was भाग्य. ठीक है. भाग्य कौन थी अब उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. भाग्य was a poor 10-year-old girl. She had the responsibility of taking care of her two younger sister. Bhagya also worked as a part-time domestic helper. She was very keen to study and was a regular student at Anandi Bharati School. ठीक है. आनंदी भारती यहाँ पर जैसे वन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना, कुछ इस तरीके से था. ठीक है. क्या 10 ईयर 10 साल की वो लड़की थी जो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा
सिंसियरली, साथ ही साथ उसकी जो दो बहन है ना, दो बड़ी बहन है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उनके लिए। डोमेस्टिक हेल्पर मींस घरेलू काम में बहुत ज्यादा मदद करती थी, और साथ ही साथ रेगुलर थे। कहां पर? जहां पर वो पढ़ने जाते हैं, उस जगह का नाम क्या था? आनंदी भारती विद्यालय करके बोला जाता आज के टाइम पे, तो वही समझिए। देन how did Janki Iyer share Bhagya's responsibility in the school? Janki Iyer took care of Bhagya's baby sister Sapna. As soon as Bhagya came into the class, she kept the baby busy with playful activities to give Bhagya time to study. बराबर, क्योंकि उनकी जो छोटी बहन है उससे भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसे उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए जानकी मैडम अपने पास रखती थी, ताकि उसकी जो छोटी बहन है तब तक वो वहां खेल ले, और तब तक भाग्य अपने प्रॉपर जो पर्टिकुलर टाइम होता है पढ़ाई के लिए, वो उतना टाइम वहां पर दे सके। Then state how Bhagya changed as soon as she came to the class. किस तरीके से चेंजेस आए किसके अंदर? भाग्य के अंदर। As soon as Bhagya entered the class, she shed off her responsibility and began to enjoy school like any other child. ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, जैसे वो घर के काम करते थे एंड ऑल, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर हो तो वो भी कुछ इसी तरीके से फील करती थी जैसे बाकी के बच्चे स्कूल के अंदर आके फील करते, सेम। That means स्कूल लाइफ को क्या उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। Where did भाग्य started working? कहां पर भाग्य ने स्टार्ट किया काम करना? That she start to work for the occupant of a newly constructed flat, है ना? देखिए सीधी सी बात है, बहुत गरीब परिवार के थे ये लोग, तो जो मजदूरी टाइप जैसा बोला जाता है ना, तो वैसे में कुछ ये काम कर रहे थे। कंस्ट्रक्टेड फ्लैट का मतलब क्या होता है? दैट मींस वो फ्लैट अभी बन रहा है, तो उसके अंदर जो लेबर की जरूरत पड़ती है, तो से दे आर वन ऑफ देम। देन द फिफ्थ वन इज व्हाट न्यू थिंग्स डिड शी बाय विद द मनी एंड शी अर्न? ऐसी कौन सी चीजें थी जो उसने अपने पैसों से खरीदी थी? तो कौन सी चीजें थी? That she bought a pair of slipper, green bangles and newly clothes for herself. बराबर? इफ अगर आपको डीप में लिखना हो कि किस तरीके का उनका क्लोथ था, वो लिख सकते हो। That rubber slipper थे। डीप में लिखना हो तो लिख सकते हो। क्लियर? इफ अगर ये 1 मार्क्स में पूछा जाए तो इतना सफिशिएंट है। इफ अगर ये आता है कि 2 से 3 मार्क्स में, तो मे भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होगी। बराबर? डिपेंड करे कि आपका आंसर जो है ना, मार्क्स पे डिपेंड करना कि कितने मार्क्स का पूछा गया है, आप उतने ही मार्क्स का आंसर की लेंथ रखेंगे। चलिए, देन व्हाई डिड जानकी अय्यर स्कॉल्ड हर? दैट जानकी अय्यर स्कॉल्ड भाग्य बिकॉज़ शी वाज लेट फॉर क्लास. जानकी डिड नॉट वांट भाग्य टू निग्लेक्ट देयर स्टडीज. दैट मींस बोलते हैं स्कॉल्ड हर, चिल्लाना एकदम से। तो ऐसा भाग्य के ऊपर जानकी मैडम ने क्यों चिल्लाया? क्योंकि वो कुछ टाइम से अपने क्लास में लेट आ रहे थे, है ना? जो प्रॉपर शेड्यूल दिया हुआ है, जो पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम को मेंटेन नहीं कर रहे थे। जानकी मैडम को एक चीज का डर जैसा था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये लेट आ रही है तो मे भी एक टाइम ऐसा ना है कि ये अपनी पढ़ाई ही छोड़ दे। बराबर? देन व्हाट वाज द डिफिकल्ट चॉइस भाग्य हैड टू मेक? कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन थी जहां पर भाग्य को, दैट मींस उनके ऑप्शन थे, आइदर एक चीज कर लो या तो आइदर दूसरी चीज, अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जहां पर उसके लिए वो डिफिकल्ट था? फॉर द बॉय भाग्य डिड एज अ डोमेस्टिक हेल्पर, शी गॉट मनी विथ व्हिच शी कुड बाय क्लोथ्स, स्लीपर्स एंड अदर प्रिटी थिंग्स. When she was offered more work as a domestic helper, she knew that she would get more money, more for it, that it have less time to study and go to the school. She liked school and she also liked all the things she could buy with the money she earned. She had to make a difficult choice between her studies and the money she could earn. देखिए यहाँ पर मेन सिचुएशन उनके लिए क्या आ गई थी?
बेसिकली देखा जाए तो भाग्य एक बहुत गरीब परिवार से है, तो ज्यादातर हर किसी को अपनी जो वांट्स है, जो इच्छा है, वो कब पूरी होगी कि जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट होगी, फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी होगी, तब जाके उनका जो पुअर लेवल का स्टेटस है, तब जाके वो एक मिड वैल्यू पे आएंगे, बराबर। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो दिखाया जा रहा है कि वो कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई थी। सीधी सी बात है, गरीब घराने के होते तो क्या एक्स्ट्रा वो कुछ ना कुछ काम भी करते रहते हैं, तो यही काम करने में वो अपना ज्यादा टाइम किसमें, काम में लग रहा था। सेम उन्हें दूसरी जगह से एक ऑफर आया कि भाई मैं तुम्हें पर मंथ 100 रुपीज दूंगी, बट इसके अंदर क्या था कि उसका मोस्ट ऑफ टाइम, जो पर डे का जो टाइम है, वो ज्यादातर काम में ही चला जाता। तो दो ऑप्शन थे, या तो वो पढ़ाई कर सकती है या तो काम कर सकती है ना। तो इन दो में से कौन सा ऑप्शन सही लगा कि नहीं मैं अपने पढ़ाई ही करूंगी, ठीक है, काम करना चाहिए, वो बात सही, लेकिन काम करने के चक्कर में अगर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊं तो ऐसा काम किस काम का, बराबर। what choice did Bhagya make? That is option A and B। कुछ इस तरीके से आपको भी देखने मिल सकते हैं एग्जाम में, है ना। कुछ एक ही क्वेश्चन होगा, सेम पैसेज में भी आपको देखने मिलेगा कि एक क्वेश्चन दिया है और A और B में होगा। दैट मींस जो फर्स्ट वाला है वो 1 मार्क्स और इधर ये 1 मार्क्स का होगा। दैट मींस वो टोटल कितना होगा, अगर वो टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन से 2 मार्क्स का पूछा गया, दैट मींस जो A है वो 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, ऐसे बन के 2 मार्क्स होंगे, बराबर। अभी डिपेंड करेगा 1 मार्क्स में आता है टोटल या 2 मार्क्स में, तो कंटेंट उसे आपसे लिखना। इफ अगर हाफ एंड मार्क्स में आता है, दैट मींस आपको वहां पर सिर्फ जो नाम है शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, तो ब्रीफ एक्सप्लेन मत करना। What choice did भाग्या make? चलिए कौन सी चॉइस की थी उसने कि भाई मैं तो पढ़ाई ही करूंगी, जो उसको काम मिल रहा था वो चीज छोड़ के क्या करेगी, पढ़ाई करेगी। से भाग्या डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ मोर वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर, है ना। उसने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी कि नहीं मुझे ठीक है ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमाने, ये चीज उसने एक्सेप्ट नहीं करी। सो दैट शी वुड हैव टाइम टू स्टडी इन द आफ्टरनून, बराबर। क्योंकि अगर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अगर वो आगे जाती तो मे बी वो अपने पढ़ाई के लिए जो टाइम है, कब, आफ्टरनून का टाइम है, तो वो उतना टाइम उस चीज पे नहीं दे पाते। क्लियर? देन व्हाट वाज रिमार्केबल अबाउट हर चॉइस? रिमार्केबल दैट मींस ये आप अपने ओपिनियन बताइए कि किस तरीके से उसने चॉइस ली और क्या वो सही था या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। चलिए ये कुछ जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग की चीज है, ठीक, अगर हो तो एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना, ठीक है। बेसिकली अच्छा होता है ये सब चीज पढ़ना भी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन पे थोड़ा ध्यान अच्छे से देना एग्जाम में, क्योंकि ज्यादातर आपको ग्रामर सेक्शन में से ही ज्यादा पूछा जाएगा। नाउ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। Read this statement from part 3. The underlined words are adverb clause of time. As soon as she come to the class, there is a change in भाग्या, बराबर। तो इस आपको किस तरीके से फ्रेम करोगे, ये चीज बताई गई है। जस्ट अ सेकेंड। बराबर, अंडरलाइन द वर्ड्स, कौन से एडवर्ब है तो उसे आप अंडरलाइन किया, जैसे as soon as she come to the class there is a change in भाग्य, तो कौन से थे एडवर्ब, उसे यहाँ पर अंडरलाइन किया। सेम आफ्टर स्वप्ना has played around for a while she has her afternoon nap। आफ्टरनून नैप मींस एक होता है पर्टिकुलर कुछ टाइम का थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, बोलते हैं ना आराम कर रहे, तो वो क्या है, वन काइंड ऑफ नैप। नैप मींस which is less than 1 hour, 1 hour और 30 minutes, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही रेस्ट रहते हैं अपनी बॉडी के लिए, बस दैट्स इट, इतना ही होता है वो। देन चलिए ये आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, लाइक एडवर्ब क्लॉजेस बिगिंस विद द वर्ड, कौन से वर्ड से देखिए एडवर्ब स्टार्ट होता है, लाइक whenever, while, after, before, since, when, as soon as and there till। These are the such words where adverb has started।
ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां पर एडवर्ब की स्टार्टिंग होती है, तो ये वर्ड सारे नोट कर लो अपनी बुक के अंदर और याद रखना। An adverb clause of time tells us about the time when a certain action is performed। ठीक है, adverb clause का यहाँ पर क्या काम होता है कि पर्टिकुलर जो सेंटेंस के अंदर एक एक्शन दिखा रहा है कि वहां पर क्या एक चीज हुई है, वो आपको किस तरीके से पता चलेगी, उस जगह पर क्या होगा, एडवर्ब यूज किए होंगे, तभी आपको पता चल सकता है कि हाँ इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक्शन हुआ है, बराबर। Then an adverb clause answer the question when about the main clause। For example, when is there a change in Bhagya, बराबर। when does Swapna have her afternoon nap। क्लियर, उस सेंटेंस का जो मेन पोर्शन है वो एडवर्ब ही होता है, बराबर। सब्जेक्ट से पहले आता है एडवर्ब, क्लियर, याद रखने सारी चीजें, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट से पहले ही आए, बहुत सी बार सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे, बट मेन फोकस इसी पे होगा। कौन से वर्ड आते हैं एडवर्ब में, whenever, while, after, before, since, when, as soon as, till। ठीक है, सारे वर्ड्स कौन से हैं, एडवर्ब के ही हैं। now let's see the adverb clauses should not be confused with an adverb, बराबर। चलिए, look at the two sentences given below। I saw the movie yesterday and, अब इसमें एक और सेंटेंस है that I saw the movie before I left for Jaipur। ठीक है, सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम किया है कि भाई एक बताया कि मैंने yesterday कोई पिक्चर देखी थी, that means कल मैंने पिक्चर देखी थी, साथ के साथ यहाँ पर क्या बता दिया, yesterday की जगह क्या बोला गया है, before, that means जयपुर से जाने से जस्ट पहले मैंने एक मूवी देखी थी, बराबर। That both the sentence answer the question when, but the first sentence yesterday is an adverb, बराबर। फर्स्ट सेंटेंस क्या था, एडवर्ब का रोल परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे मेन वर्ड पे आ रहा है ना, कब देखी थी, yesterday, that means वो क्या है, एडवर्ब है, बराबर। Then in the second sentence when you ask the question when did you see the movie, ठीक है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए when did you see the movie, you get the answer before, बराबर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, एज आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने पिक्चर कब देखी थी, तब आप बोल सकते थे बिफोर आई लेफ्ट फॉर जयपुर, विच इज क्लॉज। ठीक है, ये क्या है आपके लिए, क्लॉज हुआ। एंड जो लास्ट सेंटेंस का जो वर्ड था ये क्या था, एडवर्ब। अ क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फुल वर्ब। देख लो, एक क्लॉज के अंदर क्या होता है, एक पूरा सब्जेक्ट और वी कैन से पूरा सेंटेंस जो है फ्रेम ही होता है। अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, दोनों चीज आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, मूवी देखी थी, प्रीडिकेट क्या है, जयपुर में देखी गई थी। द आंसर बिफोर आई लेफ्ट फॉर जयपुर एज अ सब्जेक्ट आई, है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट, दैट मींस में, एंड अ वर्ब क्या होगा, लेफ्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा याद रखना, हमेशा आपका पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आता है और उसके बाद सीधा वर्ब आता है। वर्ब का काम क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस दिया जाता है। क्या होता है, ज्यादा फोकस मिलता है आपको उस चीज से, है ना। Then so it is an adverb clause of time। Then there is an exercise, fill in the blanks in the following sentence to get an adverb clause to time। Then you should not drive dash you have drunk alcohol। कौन सी चीज आएगी यहाँ पे, आफ्टर, बराबर, क्या आ जाएगा, आफ्टर। we should heat up the iron dash we iron our clothes। it's a before। then dash the crop is harvested it is sold in the market, है ना, it is sold in the market, after। then do not talk dash she is singing, that do not talk she is singing while। क्लियर, यही सारे आपको ऑप्शन में दिए, तो वही सारी चीज आपको ऑप्शन में लेनी होगी।
you can go home dash you finish your work. It is when, है ना, you can go home when you finish your homework. ज्यादातर सुना होगा आप जो क्लासेस में जाते होंगे या वहां पे भी ऐसे चीजें. Complete the following sentence by adding an adverb clause of time. है ना. चलिए ये सारे कैसे होंगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, बट स्टिल यहाँ पर आप इन सभी का ऑथर ने आपको यहाँ पे जो पोएट है उसका आंसर आपको दे दिया गया है. जैसे they go to their daughter's school when they are called for a meeting, और भावना shifted a Mumbai after she took up a job. जो सेंटेंस एडवर्ब ये आपको खुद को बनाने होंगे. I had arrived at the platform before the train arrived. Then the doctor come whenever he is called for. And the last one is they were asked to wait till the signal was red. यहाँ पर आपको अपना हिसाब से सेंटेंस फ्रेम करना होगा ताकि जो ये प्रॉपर सेंटेंस है वो प्रॉपर एक सही तरीके से बन जाए. ठीक है, वर्डिंग आपके होंगे. क्लियर. चलिए देन 17.4 में क्या है, व्हाट इज रिपोर्ट, किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाए, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है. दैट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट के. दैट रिलेवेंट एंड एक्यूरेट फैक्ट होते हैं किसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर. आप जो न्यूज़ के अंदर देखते हो वो सारे क्या होते हैं, रिपोर्ट ही होती है, बट लेकिन रिलेवेंट फैक्ट होते हैं, सर झूठ नहीं बोला जाता है. यूज अ नैरेटिव स्टाइल फॉर प्रेजेंटेशन. नैरेटिव दैट मींस नैरेटिव जो लिख रहा है ना, जो ये सारी चीज बता रहा है इज अ नैरेटर. देन कोहेरेंस एंड कनेक्टिव ऑफ पॉइंट्स. कमेंट्स मे बी एडेड. देन when interviewing someone you have to form your question very carefully so that you are able to get the maximum information from the interviewee. Interviewee means the person who provide the information is the interviewee, and the person who get the information and the person who ask the question from us is a interviewer. बराबर. हम बोलते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू मतलब हमारा इंटरव्यू होगा, सामने वाला इंटरव्यूअर है, ई आर लगता है लास्ट. दैट मींस वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हम उसे जवाब देंगे, आंसर देंगे. ठीक है. चलिए एक एक्सरसाइज दे दी गई है. इमेजिन दैट यू हैव टू इंटरव्यू जानकी अय्यर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट आनंद भारती स्कूल. मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन यू वुड आस्क हर. अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो. ठीक है. कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर भी देखने मिल जाएंगे. बराबर. देन दैट इज इन योर टर्मिनल एक्सरसाइज. क्लियर. तो आपने टर्मिनल एक्सरसाइज के सारे आपको क्वेश्चन आंसर ये पीछे दे दिए गए. मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर क्या है, इंडिविजुअली है, तो ये आप सब पढ़ लेना, है ना. ठीक है. चलिए तो यहां पर हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट हुआ.